कर्नाटक में पीएम मोदी की 3 जनसभाएं आज तक 9 रैलियां, 3 रोड शो किए। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल बैन की बात। शरद पवार के इस्तीफे के बाद कौन होगा अगला अध्यक्ष? अजीत पवार के घर एनसीपी नेताओं की बड़ी बैठक। प्रियंका गांधी आज कर्नाटक में करेंगे चुनाव प्रचार। 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। गुलबर्गा में शाम 5:15 पर प्रियंका गांधी का रोड शो। धरने पर बैठे रेसलर्स ने लौटाई पुलिस सुरक्षा। बजरंग पूनिया ने स्टूडेंट्स से मांगा साथ। दिल्ली यूनिवर्सिटी से आज निकालेंगे मार्च। 5 मई को मेरठ में सीएम योगी की चुनावी सभा। जिमखाना मैदान में चुनावी सभा का आयोजन। मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, बुलंदशहर में जनसभा। ज्ञानवापी से जुड़े 7 मामले आज कोर्ट में होंगे पेश। श्रृंगार गौरी समेत दूसरे केस एक साथ सुने जाए या नहीं, इस पर होगी सुनवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। तैयारी पूरी और मतदान जरूरी। जी हां, क्योंकि 4 मई को पहले चरण के तहत 37 जिलों में मतदान होगा। पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और मतदान करने के लिए आप सब जरूर पहुंचे। 4 मई को पहले चरण का मतदान और आज भारी सुरक्षा में रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे 365 पोलिंग पार्टियां। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज भारी सुरक्षा के बीच पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट बना हुआ है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मतदान केंद्रों पर 365 पोलिंग पार्टियां पहुंचेंगी। तैयारी पूरी, मतदान जरूरी को लेकर महाकवरेज भी के न्यूज इंडिया पर लगातार जारी रहेगी। हर तस्वीर, हर जगह का पूरा अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल आज भारी सुरक्षा में पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। अहम खबर आपको बता रहे हैं। और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है ताकि शांतिपूर्ण मतदान किया जा सके। मतदान केंद्रों पर 365 पोलिंग पार्टियां पहुंचेंगी। मतदान केंद्रों पर पार्टियां पहुंचेंगी और शांतिपूर्ण मतदान को लेकर पूरी तरह से प्रशासन भी अलर्ट है, मुस्तैद नजर आ रहा है। और आज भारी सुरक्षा में पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी। कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और 4 मई को पहले चरण का मतदान होगा। तो 4 मई को होगा पहले चरण का मतदान। अहम जानकारी, आज बड़ी सुरक्षा में पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। बड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग पार्टियों की रवानगी होगी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन भी मुस्तैद है ताकि शांतिपूर्ण ढंग से मतदान किया जा सके। आपको बता दें कि 4 मई को 37 जिलों में पहले चरण के तहत वोट पड़ेंगे। और आगरा में निकाय चुनाव कल होगा। पोलिंग पार्टियां मंडी समिति से रवाना। आगरा में निकाय चुनाव कल, पोलिंग पार्टियां मंडी समिति से रवाना हो चुकी हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहले चरण में आगरा में भी मतदान होगा। पोलिंग पार्टियां मंडी समिति से रवाना और तैयारी पूरी हो चुकी है। मतदान करने के लिए सभी जरूर पहुंचे। आगरा में निकाय चुनाव कल होगा। पहले चरण के तहत आगरा में भी वोटिंग होगी, जिसको लेकर सभी तैयारियां हो चुकी हैं। पुलिस बल भी सभी जगहों पर नजर बनाए हुए है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराया जा सके, इसको लेकर पूरी तरह से प्रशासन बिल्कुल अलर्ट दिखाई दे रहा है। आगरा में पहले चरण के तहत मतदान, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। आगरा में निकाय चुनाव कल होगा और निकाय चुनाव को लेकर तैयारी पूरी, लेकिन जनता के लिए मतदान भी जरूरी। तो आगरा में भी आपको बता दें 4 मई को पहले चरण का मतदान होगा, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और गोरखपुर में निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान होगा, जहां पर मतदान के मद्देनजर शाम 5 बजे से प्रचार का शोर थमा। न ही प्रत्याशी जनसभा, जुलूस या रैली ही निकाल सकेंगे। सिर्फ और सिर्फ डोर टू डोर जनसंपर्क ही किया जा सकेगा। यानी अब
प्रत्याशियों के पास मौका है सिर्फ घर घर जाकर अपने लिए वोट मांगने का, क्योंकि अब प्रचार प्रसार पर रोक, प्रत्याशी जनसभा जुलूस या रैली नहीं निकाल सकेंगे। सिर्फ डोर टू डोर जनसंपर्क ही किया जा सकेगा। आज सुबह से बूथों के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी होगी। 4 मई को नगर निगम 11 नगर पंचायतों में 1189 बूथों पर मतदान संपन्न होगा। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बड़ी सुरक्षा में पोलिंग पार्टियों की रवानगी होगी और 4 मई को पहले चरण का मतदान संपन्न होगा। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। चार मई को पहले चरण का मतदान होगा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आज सुरक्षा के बीच पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। भारी सुरक्षा में रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। तो भारी सुरक्षा में पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी और तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है और जनता के लिए मतदान जरूरी है। जनता मतदान केंद्रों पर जाकर मतदान करेगी, लेकिन वहीं प्रशासन अपनी तैयारियों में पूरी तरह से लगा हुआ है। 4 मई को पहले चरण के तहत 37 जिलों में मतदान होगा। निकाय चुनाव को लेकर पूरी तैयारी, पहले चरण का मतदान कल यानी कि 4 मई को पूरा होगा। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर सभी जगहों पर तैयारियां भी हो चुकी हैं। हमारे साथ में अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। अरुण अवस्थी हमारे संवाददाता हैं, उन्नाव से हमारे साथ बने हुए हैं, और कुलदीप अवस्थी झांसी से हैं, अंतिमा सिंह वाराणसी से। सबसे पहले उन्नाव का रुख कर लेते हैं। अरुण, कल उन्नाव में भी वोटिंग होगी, कितनी तैयारियां हो चुकी हैं और सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने क्या कुछ खास इंतजाम किए हैं? बिल्कुल, उन्नाव में जिस तरीके से 16 नगर पंचायतें और 3 नगर पालिकाओं के लिए चुनाव हो रहे हैं, इसके लिए अगर बात करें तो वो जो 4,778 कर्मी, जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, लगाए गए हैं। और कुछ ही देर में जो उन्नाव तहसील से जो तहसील के लिए जो पोलिंग पार्टियां रवाना होनी है, वो यहाँ से रवाना होने वाली हैं, जिसमें गंगा घाट नगर पालिका, उन्नाव नगर पालिका और अचलगंज नगर पंचायत के लिए उन्नाव से पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। इसी तरीके से हर तहसीलवार पोलिंग पार्टियों को रवाना करने के लिए स्थल चिन्हित किए गए हैं। और अगर बात करें गरिमा, तो पूरी तरीके से प्रशासन मुस्तैद है। संवेदनशील, अति संवेदनशील प्लस और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों में बांटा गया है और इनके लिए अलग अलग व्यवस्था की गई। अगर बात करें तो संवेदनशील जो मतदान केंद्र है वो 34 है, वहीं मध्य मतदान स्थल 77 है। अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या 48 है और मतदान स्थलों की संख्या 144 है। अति संवेदनशील प्लस जो मतदान केंद्र है उनकी संख्या 18 है और मतदान स्थलों की संख्या 54 है। और जो सामान्य मतदान केंद्र है वो 84 है, 84, और मध्य स्थल 257 है। इस तरीके से गरिमा अगर बात करें तो 184 मतदान केंद्र और 532 मतदान स्थल बनाए गए हैं, जिसमें 21 तो 28 मतदान कर्मी इसमें लगाए गए, 200 रिजर्व में रखे गए और 2450 पुलिसकर्मियों को लगाया गया है। प्रशासन की बात करें तो लगातार जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और सारे एसडीएम अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं। जिलाधिकारी लगातार भ्रमण कर रही हैं और जो प्रेक्षक है वो भी भ्रमण पर है। और पोलिंग पार्टियां कुछ ही देर में अपने अपने गंतव्य मतदान स्थलों के लिए रवाना होने वाली हैं। और बिल्कुल, यानी प्रशासन पूरी तरह से मतदान को लेकर तैयार हो चुका है। हमारे साथ में झांसी से कुलदीप अवस्थी भी बने हुए हैं। कुलदीप का रुख कर लेते हैं। कुलदीप, निकाय चुनाव को बेहद अहम माना जाता है और खासतौर पर जब 24 का चुनाव है, उससे पहले ये चुनाव हो रहा है, इसलिए बहुत से लोग या राजनीतिक विश्लेषक इसको सेमीफाइनल भी कहते हैं। भले ही छोटा चुनाव है, शहरों की सरकार बनती है, लेकिन इस चुनाव में झांसी की जनता का मूड कैसा नजर आ रहा है? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 24 का समय है, आप से मालूम हो जाएगा कि पता
बीजेपी पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार थी समाजवादी पार्टी की। जी कुलदीप की आवाज ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। कुलदीप के पास वापस से रुक करेंगे, उससे पहले अंतिमा को जोड़ लेते हैं। अंतिमा वाराणसी से हमारे साथ में। अंतिमा, वाराणसी में फिलहाल क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है? तैयारियां कितनी पूरी हुई? जी, आपको बता दें कि अगर तैयारियों की बात करते हैं तो बनारस में तैयारियां पूरी कर चुकी हैं। आपको बता दें कि जो पोलिंग पार्टियां हैं वह यहाँ जो वाराणसी में, आपको बता दें पोलिंग पार्टियां रवाना होने वाली है। पुलिस लाइन में जो उनका सामान है, बक्सा है इत्यादि, जो सारे सामान जो पोलिंग पार्टियां का होता है वह वहाँ ले रहे हैं सब, और उसके बाद लेने के बाद वह पोलिंग बूथ पर सब रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें कि जहाँ पोलिंग पार्टियां अपने सामान को रख रहे हैं वहां पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद किए गए हैं, क्योंकि वो जो वहाँ के लोग हैं और प्रशासनिक लोग हैं वो वहाँ पे काफी अलर्ट है। क्योंकि और जो जिस गाड़ी में जाने वाले हैं, जो पोलिंग पार्टियां हैं, जो गाड़ी बस या तमाम तरह के जो गाड़ियां की गई है उसमें फोर्सेस वगैरह तैनात किए गए हैं, और जो पोलिंग पार्टियां हैं वो कुछ ही देर में वहां से रवाना हो जाएंगी। आपको बता दें कि सभी जो है कि जो पोलिंग पार्टियां हैं सामान अपना अपना इकट्ठा कर रहे हैं और कुछ ही देरी के बाद वहां से पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी। जिसे लेकर प्रशासनिक तैयारियों की अगर बात करें तो पूरी तैयारियां कर ली गई है। प्रशासन अलर्ट है, चाहे गाड़ी में जो है कि अगर प्रशासन बैठाने को, चाहे बाहर हो, चाहे साथ साथ चलने को लेकर हुए, तमाम नजरियों से देखते हुए आज का ये चुनाव कल को लेकर के खासा तैयारियां की गई है। आज वही अब कुछ देर बाद यहाँ पर निकल कर आएंगे। जी बिल्कुल, यानी पूरी तरह से जनता भी तैयार है मतदान करने के लिए, अपने शहर की सरकार चुनने के लिए। हमारे साथ में रामशंकर जी भी हैं, ब्यूरो चीफ गोरखपुर से। रामशंकर का रुख कर लेते हैं। रामशंकर, गोरखपुर में फिलहाल किस तरह के नज़ारे दिखाई दे रहे हैं? कितनी तैयारियां हैं? गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहा जाता है और उनके समर्थक बड़ी संख्या में वहां पर हैं, लेकिन निकाय चुनाव में जब वोट डालेंगे तो उनके मन में क्या कुछ रहने वाला है? देखिए निश्चित तौर से जो पोलिंग पार्टियां हैं, जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, पूरी सुरक्षा से चौकन करके और पूरे मुस्तैदी के साथ गोरखपुर में पूरी तैयारी कर ली गई है। चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह गृह जनपद भी है, इसलिए यहाँ प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद भी रहता है। और आपको बता दें, तमाम जो सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं तमाम बूथों के लिए, उनको भी रवाना किया जा रहा है और तमाम पोलिंग पार्टियों को भी रवाना किया। चूंकि कुल जो है नगर पंचायत की जो 11 नगर पंचायतों में 1189 बूथों पर मतदान होगा। वहीं आपको बता दें 192 नगर निगम के 192 मतदान केंद्रों पर 827 बूथों पर मतदान होना है गोरखपुर में। तो इसमें जो है तमाम जो सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं, जो अन्य बूथ अधिकारी बनाए गए हैं, उनको भी रवाना किया जा रहा है। और वो अधिकारियों का कहना है कि समय से सारे लोग अपने बूथों पर पहुंच जाएं। कल जो है चूंकि मतदान होना है और उससे पहले सारी तैयारियां आज जो की गई हैं उसको सुदृढ़ रूप से करें। और किसी भी तरह की अगर कोई भी जैसे अनहोनी होती है या कोई भी कहीं कोई अचूक या कोई भी उपद्रव करता है तो उसके लिए एक अलग से टोल फ्री नंबर भी यहाँ के एडीएम फाइनेंस के द्वारा बनाया गया है, जिसको वो तत्काल सूचना दें। और आपको बता दें पूरी तरह से यहाँ पुलिस को भी मुस्तैद किया गया है। पुलिस भी पेट्रोलिंग करेगी और अपने जो कर्तव्य होगा उनका, जो पोलिंग बूथ पे जिसकी जहाँ ड्यूटी होगी वहां भी ड्यूटी करेंगे। और एक सबसे बड़ी बात बता दें आपको, अभी आपने पूछा कि क्या स्थिति यहाँ क्या है, तो स्थिति देखिए साफ है। चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये गृह जनपद है तो निश्चित तौर से जो मेयर का चुनाव हो वो बड़ी कांटे की टक्कर में चल रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद से ट्रम्प खेला है, उनको सीट पे उतारा है यहाँ के मेयर। और दोनों लोग चूंकि मुख्यमंत्री का गृह जनपद है तो वो भी चाह रहे हैं कि मेरा प्रत्याशी जीते और अखिलेश चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के शहर में मेरा परचम लहराए। तो निश्चित तौर से काजल निषाद जो है बीजेपी को कहीं ना कहीं खासा टक्कर देती भी नजर आ रही है। लेकिन ये तो 13 तारीख के बाद साफ भी हो जाएगा कि कौन जो है विजय होता है और कौन जो है यहाँ से हारता है। जी बिल्कुल, हमारे साथ में अजेंद्र चौहान हमारे संवाददाता आगरा से भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आगरा, कई ऐसे बूथ भी होते हैं जहां पर अत्यधिक सुरक्षा की जरूरत होती है। उन बूथों पर मतदान शांतिपूर्ण हो सके, इसको लेकर प्रशासन कितना अलर्ट दिखाई दे रहा है? देखिए, जिस तरह से आगरा की अगर हम बात करें तो उनको संवेदनशील बूथ कहा जाता है। कुल मिलाकर 37 इन बूथों की संख्या है और यहाँ पर ड्रोन के साथ साथ यहाँ जो बूथ है उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाएगी और लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाएगी और वीडियो यहाँ बनवाया जाएगा। उसके अलावा 33 बूथों की अलावा अगर बात करें तो कुल मिलाकर 16,67,000 यहाँ जो वोटर हैं वो नगर की सरकार चुनेंगे। और नगर निगम में ईवीएम मशीन द्वारा चुनाव किया जाएगा और वहीं नगर पंचायत और नगर पालिका की बात करें तो वहाँ बैलेट पेपर के द्वारा चुनाव किया जाएगा। पोलिंग पार्टियां सुबह से ही रवाना होने के लिए आगरा की मंडी समिति पर पहुंच चुकी हैं और यहाँ पर तकरीबन 20,000 कर्मचारियों को चुनाव की ड्यूटी में लगाया गया है।
और सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का ये मतदान है। अगर सुरक्षा की अगर हम बात कर लें तो तमाम पुलिस फोर्स यहाँ पर आया है, तमाम जो पीएसी है या रैपिड एक्शन फोर्स है, तमाम अलग पहले से ही यहाँ फोर्स आ चुका है। फ्लैग मार्च यहाँ ऑलरेडी पहले से ही चल रहा है। शांति से चुनाव हो जाए इसके लिए जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि बिल्कुल चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। जो भी अगर बात करें तो हजारों की संख्या में लोगों को पाबंद किया गया है और तमाम लोगों को जिला बदल भी यहाँ किया गया है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव के देखते हुए जो इलाके होते हैं, चाहे वो शहरी हो या ग्रामीण इलाके हो, तो वहाँ पुलिस ये चिन्हित करती है कि कौन कौन लोग उपद्रव कर सकते हैं, या पिछले चुनावों में चाहे वो लोकसभा या विधानसभा चुनाव रहा हो, उन चुनावों में किसने उत्पात किया है या उनके परिवार के लोग ऐसे हैं, तो पुलिस के सूत्रों के द्वारा ये पता लगाया जाता है। उसके बाद इन लोगों को चिन्हित किया जाता है, कुछ लोगों को पाबंद किया जाता है और जो अपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनके जिला बदल का। यानी शांतिपूर्ण मतदान को लेकर प्रशासन ने हर एक एक्शन ले लिया है। अब इंतजार है कल का 4 मई का, जब 37 जिलों में पूरी तरह से मतदान शुरू होगा और देखना होगा कि किस तरह से मतदान आगे बढ़ता है। अरुण के पास वापस चलते हैं, उन्नाव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, उन्नाव की बात करें तो लगातार हम देख रहे हैं प्रत्याशियों ने पूरा जोर लगाया हुआ है अपनी जीत के लिए, फिर चाहे शुक्लागंज की बात हो या शहर उन्नाव की बात हो। हमने देखा प्रचार प्रसार के लिए सेलिब्रिटीज को बुलाया गया, दिग्गजों को उतारा गया मैदान में। मूड क्या नजर आ रहा है जनता का? बिल्कुल गरिमा, जिस तरीके से यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं उनके द्वारा ताकत झोंकी गई है, उसमें सबसे बड़ी स्थिति जो साफ स्पष्ट रूप से दिख रही है, क्योंकि चुनाव में जातिवाद इस बार हावी दिख रहा है और जाति आंकड़े बहुत कुछ तय करेंगे वोटिंग के बाद रिजल्ट के पहले। तो निश्चित रूप से जो अभी की स्थिति है, अगर गंगा घाट की बात करें तो गंगा घाट में कल ही जो अभिनेता थे, राम का अभिनय करने वाले अरुण गोविल और जो सीता का अभिनय करने वाली दीपिका जी थी, वो दोनों लोगों ने कल रोड शो किया प्रत्याशी रंजना गुप्ता के लिए। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी का भी रोड शो निकला, हालांकि उनके साथ उनके जिला अध्यक्ष थे उनके रोड शो में। इसी तरीके से शहर में भी, और कल अगर बात करें तो 2 तारीख को पूरे तरीके से प्रत्याशियों ने ताकत झोंकी। चूंकि 2 की शाम से चुनाव प्रचार बंद होना था, इसलिए दोपहर से ही सारे प्रत्याशियों ने ताकत झोंकी और ताकत में उन्होंने अपने ताकत का एहसास कराया कि हमारे साथ जनता। इस तरीके से अगर बात कर लें तो निर्दलीय भी कभी कहीं से पीछे नहीं रहे। अगर उन्नाव की बात कर लें तो अध्यक्ष पद पर जहां 49 दलीय प्रत्याशी है, वहीं 111 निर्दल प्रत्याशी भी है। हालांकि 19 अध्यक्ष पद के लिए 19 पद है, जिसमें 16 नगर पंचायतें और 3 नगर पालिकाएं हैं, लेकिन दलीय उम्मीदवार यहाँ लगभग 49 मैदान में है और निर्दल 111 उम्मीदवार मैदान में है, जो विभिन्न दलों से आकर के चुनाव मैदान में अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं और अपनी जीत सुनिश्चित बता रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं और जनता से वादे बता रहे हैं, अपनी प्राथमिकताएं गिना रहे हैं। हालांकि अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में नाराजगी है, क्योंकि उसने सबको देख लिया है और उन्नाव में विकास से अछूता उन्नाव दिखा है। इसलिए हर प्रत्याशी से सवाल हो रहे हैं कि पिछली बार तक आप क्या कर रहे थे, आपकी पार्टी क्या कर रही थी, आप कैसे करेंगे। इस तरीके से जनता सवाल भी दाग रही है। अब देखना ये होगा जब रिजल्ट आएगा तो किसके सरताज बनता है। लेकिन आज की स्थिति ये है कि सारे प्रत्याशी जनता के सवालों के घेरे में है। बिल्कुल। अरुण, एक सवाल आपसे ही और करना चाहेंगे, क्योंकि उन्नाव की ही अगर हम बात कर लें तो हमने देखा है कि शहरों की सरकार बनती है और इस चुनाव में, निकाय चुनाव में खास तौर पर लोगों के मन में नेताओं से ज्यादा स्थानीय चीजें होती हैं, क्योंकि ये उन समस्याओं का निराकरण करता है चुनाव जो समस्याएं उनके आसपास सबसे पहले होती हैं, चाहे वो साफ सफाई की व्यवस्था हो या आसपास की उनकी और चीजों की हो। तो इस बार क्या इन सारी चीजों को भी ध्यान में रखा जाएगा या फिर सिर्फ और सिर्फ पार्टियों के पक्ष में लोग वोट कर रहे हैं? इस बार लोगों के मन में क्या है साफ तौर पर? चूंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारे मुद्दे जनता के द्वारा उठाए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस बार जो सफाई का मुद्दा है, मोहल्ले में जो गंदगी पड़ी हुई है, पानी भरा हुआ, इस तरीके से मुद्दे जनता के द्वारा उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे सवाल भी उठाए जा रहे हैं और प्रत्याशी उन मोहल्लों में जाकर के वादे भी कर रहे हैं। लेकिन जनता जानना चाहती है प्रत्याशियों से, आखिर आप अभी तक आपकी पार्टी के लोग पिछली बार भी मैदान में थे। चूंकि अगर उन्नाव नगर पालिका की बात कर ले तो उन्नाव नगर पालिका से समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष था, इस बार चेहरा बदल करके दूसरा प्रत्याशी लाया गया है और वो जब जनता के बीच जाते हैं तो जनता का सीधे सवाल कहीं ना कहीं प्रत्याशी से रहता है कि आखिर आपका जो अभी तक प्रत्याशी था, जो अभी तक चेयरमैन था, वो क्या कर रहा था। इसी तरीके से भाजपा के जो प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी श्वेता मिश्रा, उनसे भी सवाल है कि आपकी सरकार पिछले 5 साल से रही, 6ठा साल आपका समाप्त होने वाला है, आखिर क्या कौन सी ऐसी दिक्कतें रही कि 6 साल में आपकी सरकार
समस्या दूर नहीं कर पाई, अब कैसे आप समस्या दूर करेंगे, कौन सी आप रणनीति अपनाएंगे, इस तरीके से सवाल बहुत सारे हैं। प्रत्याशियों को उन सवालों का सामना करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं यही सवाल है जो प्रत्याशियों के अंदर बेचैनी भी पैदा कर रहे हैं कि आखिर जनता का मूड क्या है, जनता किस मूड को किस आधार पर वोट करने वाली है। इसलिए कोई भी अपनी स्थिति को लेकर स्पष्ट नहीं है और जनता की ड्योढ़ी पे लगातार दस्तक दे रहा है और जनता से आशीर्वाद की अपेक्षा कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं प्रत्याशियों के सामने यह परेशानी का सबब भी है कि चूंकि जनता कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं, जनता के सामने जो भी जाता है जनता उससे सवाल करती है कि आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी और अभी तक आप कहाँ थे। इस तरीके के जो सवाल है वो प्रत्याशियों के लिए परेशानी का सबब बना रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी साफ तौर पर जनता अपनी समस्याओं का निराकरण चाहती है और इसी के तहत जनता इस बार वोट भी डालेगी। हालांकि नतीजों के साथ क्या जनता का रुख है ये साफ हो जाएगा। हमारे साथ में दीपक भी जुड़ चुके हैं, शामली से हैं। दीपक, शामली में फिलहाल क्या स्थितियां हैं? एक तरफ निकाय चुनाव को लेकर हम अलग अलग जगहों की जानकारी ले रहे हैं, हाल जान रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब बदलते वक्त के साथ हर एक चुनाव में सोशल मीडिया का भी काफी ज्यादा रोल रहता है। सोशल मीडिया पर प्रत्याशियों के बीच एक तरफ सड़कों पर होती है आमना सामना, दूसरी ओर सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। तो शामली में किस तरह का माहौल है, प्रत्याशी क्या कुछ कह रहे हैं और जनता क्या कह रही है? देखिए, आपको बता दें, शामली की अगर बात की जाए तो शामली में जनता के अंदर जो है अभी को लेकर जो रोल कि जो भी प्रत्याशी है और जो वोटर है ऐसे प्रत्याशी को वोट करने की करते हैं। बात कभी आपने बताया कि सोशल मीडिया को लेकर सोशल मीडिया का एक अहम रोल निभाया जा रहा है, जिसको लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से काफी जो है प्रत्याशी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर अगर बात की जाए सोशल मीडिया पर भी जो है प्रत्याशियों को लेकर जो जनता है अपने जो है विकास को लेकर ही बात करते हुए नजर आ रहे हैं। परंतु यहाँ की अगर बात की जाए तो कल अगर आपको पता है कल यहाँ पर वोटिंग होना है, वोटिंग होने को लेकर साफ देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो नगर निकाय चुनाव है, नगर निकाय चुनाव को लेकर वोटरों ने ये मान लिया है कि जो नगर के अंदर जो भी प्रत्याशी विकास कराएगा उसी को वे मतदान करेंगे। बिल्कुल, यानी साफ तौर पर मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अबरार अली हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता हैं। अबरार सीतापुर से हैं। अबरार, सीतापुर में फिलहाल क्या जानकारी है, कितनी तैयारियां हो चुकी हैं और जनता मतदान करने के लिए पहुंचने वाली है? तो सीतापुर में यहाँ पर जो मतदान के लिए यहाँ पोलिंग पार्टी रवाना की जा रही है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर पर्यवेक्षक पहुंचे हैं, लखनऊ से पहुंचे हैं, इसके अलावा डीएम एसपी भी मौके पर मौजूद हैं। जिसके बाद यहाँ पर जो मतदान कर्मी हैं उनको भी पोलिंग पार्टी के लिए उपस्थिति और उनकी जो पोलिंग जो पेटियां हैं उनको देकर वहां से रवाना किया जा रहा है। तो कई सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं और इस बार अगर बात की जाए तो यहाँ पर जनता की तो जनता काफी उत्साहित है और जनता का कहना है कि जो विकास के मुद्दे पर ही वोट करना चाहती है। तो अब देखने वाला समय बताएगा कि आखिर किन विषय में ये जाता है और किस पाली में यहाँ की पार्टी सभी जनता वोट करती है। बिल्कुल, लेकिन अबरार, संवेदनशील बूथों के लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए हैं प्रशासन ने? ये संवेदनशील के जो बूथ हैं उन पर जो है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं और अलग से वहां पर पुलिस फोर्स भी लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर जो डीएमएसपी हैं और इसके अलावा लखनऊ से अन्य पर्यवेक्षक पहुंचे हैं और उन्होंने फिर उनकी देखभाल में यहाँ पर पोलिंग पार्टी रवाना की जा रही है। जी बिल्कुल, अजेंद्र हमारे साथ हैं, लगातार बने हुए हैं। अजेंद्र हमारे साथ में आगरा से हैं। अजेंद्र, आगरा में फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ खास इंतजाम है? क्योंकि आपने बताया इसके पहले कि टक्कर प्रत्याशियों के बीच में कड़ी देखने को मिल रही है, लेकिन प्रशासन भी मुस्तैद है सुरक्षा के लिहाज से। बूथों पर किस तरह के इंतजाम है, किस तरह से शांतिपूर्ण मतदान पूरा हो सकेगा? देखिए, अगर आगरा की बात करें तो एक सबसे अच्छी बात क्या है कि वो तो पूरे उत्तर प्रदेश में प्रणाली लागू है कि जो यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है, जो लोकल का पुलिस फोर्स है, उसको दूसरी जगह पर चुनाव की ड्यूटी के लिए भेज दिया गया। तो सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एक आरोप ये नहीं लग सकता कि मिली भगत यहाँ रही है पुलिस की, लोकल पुलिस ने किसी एक का सपोर्ट किया, तो ये चीज देखने को मिली। दूसरी बात, संवेदनशील बूथों की बात करें तो वहाँ वीडियोग्राफी कराई जाएगी। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वहाँ वीडियोग्राफी कराई जाएगी। कुल मिलाकर 37 संवेदनशील बूथ यहाँ पर चिन्हित किए गए हैं। क्योंकि अगर पिछले विधानसभा चुनाव की हम बात कर लें तो आगरा के देहात में फतेहाबाद विधानसभा की तरफ जो एक पोलिंग बूथ पर वहां पर मतपेटिका को लूट कर वहां जो बदमाश थे वो मतपेटिका को लूट कर ले गए। हालांकि वो बाद में उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। तो इस तरह के तमाम यहाँ आगरा के शहरी इलाके को छोड़कर यहाँ देहात में तमाम ऐसी जगह हैं
जहां पर संवेदनशील बूथ है वहां पुलिस ने पूरी निगरानी की रखी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आगरा की अगर हम बात करें तो नगर की सरकार जो चुनेंगे वो 16.5 लाख से ज्यादा वोटर हैं, तकरीबन 16,67,000 की संख्या है इनके आसपास की, और 3150 के लगभग 3150 यहाँ बूथ है, पोलिंग बूथ है। तो बड़े यहाँ पर संख्या में, काफी संख्या में यहाँ वोटर भी हैं और 20,000 कर्मचारी लगाए गए हैं। उसके अलावा जो यहाँ पर जो वेटिंग में जो रखे गए हैं, अगर किसी कर्मचारी की तबियत खराब हो जाती है यहाँ या उनके लिए दूसरे जो कर्मचारी है उसकी ड्यूटी लगाई जाएगी। वहीं दूसरी ओर अगर ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी होती है तो वो जो यहाँ एक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं उनके अंडर में ये ईवीएम मशीन रहेगी, जहाँ की भी ईवीएम खराब होगी वहां तुरंत से तुरंत वहां ईवीएम पहुंचाई जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था की बात कर लें तो 200 मीटर के दायरे में यहाँ पर कोई भी वाहन नहीं आएगा। और उसके अलावा जो आगरा की जो सीमाएं हैं वो सभी सील कर दी गई हैं। और क्योंकि कल चुनाव होना है, बाहर से कोई लोग आए ना, और जो भी अंदर आएंगे, जैसे कि लोकल का लोग बाहर गया होगा, वो अपने घर अगर वापस आ रहा है तो उसकी चेकिंग, उसका आधार कार्ड देखा जाएगा और पूरी जानकारी ली जाएगी उसके बाद। जी बिल्कुल, यानी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लेकिन इस खबर पर बने रहेगा, जो भी अपडेट हो हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहेगा। फिलहाल के लिए आप सबका शुक्रिया। तो अहम खबर आपको बता दें, जहां पर आज भारी सुरक्षा में पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी, यह बड़ी जानकारी। और कल यानी कि 4 मई को 37 जिलों में शांतिपूर्ण मतदान कराने को लेकर प्रशासन मुस्तैद दिखाई दे रहा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगी 365 पोलिंग पार्टियां, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 4 मई को पहले चरण का मतदान होगा। तो 4 मई को होगा पहले चरण का मतदान। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज भारी सुरक्षा में पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। अहम खबर आपको बता दें, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है और प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 4 मई को शांतिपूर्ण मतदान कराने को लेकर प्रशासन सतर्क और एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं खबर लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम संत कबीर नगर, आजमगढ़, मऊ में करेंगे जनसभा। और 11:30 बजे के लगभग जूनियर हाई स्कूल खलीलाबाद में जनसभा होगी। 11:50 पर संत कबीर नगर से सीएम रवाना होंगे। वहीं 12:30 बजे एसकेपी कॉलेज मैदान आजमगढ़ में जनसभा होगी और 1:45 पर जीवन राम कॉलेज मऊ में सीएम की जनसभा होगी। 11:05 पर जूनियर हाई स्कूल खलीलाबाद में जनसभा। 3:10 पर सतीश चंद्र महाविद्यालय बलिया में जनसभा होगी। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई जगहों पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 11:05 पर जूनियर हाई स्कूल खलीलाबाद में जनसभा करने के लिए पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और 11:50 पर संत कबीर नगर से सीएम रवाना हो जाएंगे और 12:30 बजे एसकेपी कॉलेज मैदान आजमगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर 1:45 पर जीवन राम कॉलेज मऊ में सीएम की जनसभा है। और ये पूरा डे प्लान आपको हम बता रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। 11:05 पर जूनियर हाई स्कूल में पहुंचेंगे और 3:10 पर सतीश चंद्र महाविद्यालय बलिया में भी जनसभा होगी। यानी एक साथ आज कई जगहों पर मुख्यमंत्री की जनसभाएं हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है वो भी आपको हम बता रहे हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, सिद्धार्थ मौर्य मऊ से और दीनानाथ मिश्रा आजमगढ़ से। सबसे पहले सिद्धार्थ मौर्य का रुख कर लेते हैं। सिद्धार्थ, आज मऊ में जनसभा है, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, क्या कुछ खास तैयारियां हैं उनके आगमन को लेकर? बिल्कुल बता दें गर्मा जी, मऊ जिले में आने वाले हैं। 1:45 में पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर मऊ जिले में सभी चौराहे हो या सभी तिराहे वहाँ पे कड़ी सुरक्षा की गई है। अगर देखा जाए तो किसी प्रकार की गाड़ी हो, चाहे वो 4 पहिया हो या 2 व्हीलर, सभी को चेकिंग किया जा रहा है। चेकिंग करके ही उनको आगे छोड़ा जा रहा है। अगर बात करते हैं मऊ जिले में, तो मऊ जिले में जिस तरह से चप्पे चप्पे पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही है, तमाम फोटो लगा कर उनकी कड़ी सुरक्षा की जा रही है। बिल्कुल, यानी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। और इस बार जनता के मन में क्या कुछ नजर आ रहा है सिद्धार्थ? इस बार वोटिंग में जनता के मन में कौन से मुद्दे रहने वाले हैं? जी बता दें कि मऊ जिले में आज तक इतिहास रहा है कि मऊ जिले में आज तक कभी कमल नहीं खिला है। लेकिन देखा जाए इस बार जनता भी है, तो मऊ जिले में जो कार्ड खेला जा रहा है, वो चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो
या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ने जो कार्ड खेला वो दलित कार्ड खेला है। क्योंकि मऊ जिले की अगर मऊ जिले में मऊ नगर पालिका की बात करते तो सबसे ज्यादा जो वोटर हैं यहाँ दलित वोटर हैं। लगभग बात करें यहाँ दलित वोटर तो लगभग 45 से 50% है, जिसको सभी ने लुभाने के लिए एक दलित कार्ड खेला है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जो अपने प्रत्याशी को उठाई है अजय कुमार गौतम को, वहीं बहुजन की बात करें तो बहुजन भी अपने पार्टी को अरशद जमाल से उठाई है। अब बात ये रह गई है कि दोनों पार्टी की जो चुनाव में जो बहुत जबरदस्त कांटे की लड़ाई रहेगी। बिल्कुल, यानी इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है और हम देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से जो तैयारियां हैं वो भी हो गई हैं। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री आज पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर कितना उत्साह जनता में दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, बता दें कि मुख्यमंत्री जी जो आज पहुंचने वाले तो काफी जनता पहुंची हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी के आने से जो जनता की भीड़ है और जो मऊ जिले में 54 गांव इस बार जो जोड़े गए हैं। बात करें अगर मऊ जिले की तो मऊ जिले के रहने वाले नगर के जो विकास मंत्री वो मऊ जिला के रहने वाले हैं। लेकिन बात करें तो मऊ जिले की अगर तो 54 गांव जिस तरह से जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी जो चाह रही है कि मऊ जिले में एक बार कमल खिले और कमल खिलाने के लिए इस बार 54 गाँव जोड़ा है। और 54 गाँव को बात करें तो 54 गाँव से काफी लोग आए हैं और मुख्यमंत्री जी को जो जनसभा होने वाली है जो उसमें काफी भीड़ देखने को मिल रही है। बिल्कुल, साफ तौर पर काफी भीड़ भी देखने को मिल रही है। हम देख पा रहे हैं कि सीएम के आगमन को लेकर उत्साह भी नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ आपका अधिक जानकारी के लिए। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर 1:45 पर जीवनराम कॉलेज गांव में सीएम की जनसभा होगी और सीएम के आगमन को लेकर उत्साहित जनता दिखाई दे रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 11:05 पर जूनियर हाई स्कूल खलीलाबाद में भी जनसभा होगी। मऊ में सीएम के आगमन को लेकर जनता में उत्साह है और आज का क्या कुछ कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ का वो भी आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर लखनऊ से है। अलग अलग जगहों पर आज मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित करेंगे और पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की जनता से अपील भी करते हुए नजर आएंगे। और आजमगढ़ से हमारे साथ हमारे संवाददाता दीनानाथ मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। दीनानाथ, आज आजमगढ़ भी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी, उनके आगमन को लेकर क्या खास तैयारियां हैं? आपकी आवाज दीनानाथ नहीं पहुंच रही है हम तक, प्लीज अनम्यूट करें। हाँ पूछें। जी, आज मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, उनके आगमन को लेकर क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं? कितना उत्साह जनता के मन में है? जनता के मन में तो ढेर सारा उत्साह है और रही तैयारियों की बात तो तैयारी एकदम बहुत चाक चौबंद व्यवस्था, सारी सुरक्षा के दृष्टिकोण से तमाम जगह मतलब बैरिकेटिंग से लेके पुलिस व्यवस्था से लेके सब चीज चाक चौबंद है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से क्या खास इंतजाम है? सुरक्षा के लिहाज से मैडम हर जगह जहां भी आप देखोगे पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है। पूरी छावनी में तब्दील हो गई है और कहीं भी थोड़ी सी भी आशंका है तो वहां आदमी को तुरंत बैरिकेटिंग किया जा रहा है, रोका जा रहा है। बहुत ही मतलब चाक चौबंद व्यवस्था है। बिल्कुल, लेकिन दीनानाथ जी, इस बार जब वोटिंग होगी जनता के मन में कौन से मुद्दे होंगे? क्योंकि आजमगढ़ की बात करें, क्या कुछ समीकरण वहां पर हैं? जनता के मन में तो विकास का मुद्दा है। आज तक जितने लोग भी हुए विकास कोई किया नहीं। अब जनता अब जागरूक हो चुकी है। जनता यह चाहती है कि मतलब हम दलीय क्षेत्र से हट के मतलब जो हमारे लिए विकास करे, जो हमको समझे, हम वही वोटिंग करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका दीनानाथ जी, अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो यह आम खबर जहां पर आज कई जगहों पर जनसभाओं को संबोधित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और 12:30 बजे एसकेपी कॉलेज मैदान आजमगढ़ में जनसभा होगी। जनता के मन में इस बार विकास का मुद्दा सबसे ऊपर है और जनता विकास चाहती है। इसी को ध्यान में रखकर जनता मतदान केंद्रों पर जाएगी वोट डालने के लिए। हालांकि मुख्यमंत्री लगातार प्रचार प्रसार की कमान संभाले हुए हैं। कई जगहों पर आज मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, मऊ, आजमगढ़, इन सभी जगहों पर जाएंगे और यहां पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील भी करते हुए नजर आएंगे। लखनऊ से खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का क्या कुछ कार्यक्रम है आपको हम बता रहे हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कन्नौज दौरा, तालग्राम, सिकंदरपुर, गुरसहायगंज में जनसभा करेंगे। और आपको बता दें कि कन्नौज पार्टी कार्यालय भी आएंगे अखिलेश यादव।
पदाधिकारियों के साथ में बैठक भी करेंगे। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बैठक का रणनीति बनाई जाएगी। दोपहर 12:30 बजे तालग्राम पहुंचेंगे अखिलेश यादव। यह अहम खबर। कन्नौज पार्टी कार्यालय भी आएंगे अखिलेश यादव। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रणनीति बनाएंगे। और तालग्राम, सिकंदरपुर, कुलसहायगंज में जनसभा करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और अभय कटियार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, आज अखिलेश यादव का दौरा है, आगमन को लेकर क्या तैयारियां हैं? बताया जा रहा है कि बैठक में रणनीति भी बन सकती है कुछ खास। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कन्नौज पार्टी कार्यालय में देखिए पंडाल की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर अखिलेश यादव आकर अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और कार्यकर्ताओं को ये जो नगर पंचायत चुनाव है इसके बारे में जानकारी देंगे और ज्यादा से ज्यादा जो भी नगर पंचायत नगर पालिकाएं हैं उनमें जीत के लिए उनको गुरुमंत्र देंगे। बिल्कुल, यानी साफ तौर पर पूरी तरह से तैयारियां अखिलेश यादव के आगमन को लेकर भी हो गई हैं। अभय, अगर बात करें तो निकाय चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने भी कमर कस ली है। लगातार वो अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में अपील कर रहे हैं। इस बार कितना जन समर्थन मिलने वाला है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को? किस तरह का माहौल है? जी आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है कन्नौज, और कन्नौज में लोकसभा में भी हार हुई समाजवादी पार्टी की और जिला पंचायत में भी हार हुई, मगर नगर निकाय चुनाव में ये दोबारा से अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको बता दें कि कन्नौज में दलित वोट है वो एक ज्यादा की संख्या में दलित वोट है और उस दलित वोट को पाने के लिए हर एक नेता अपनी अपनी जुगाड़ लगाए। बिल्कुल, यानी इस बार कन्नौज की जनता अपने पुराने जो साथी रहे हैं, जिन पर विश्वास जताती रही है, समाजवादी पार्टी के लोगों पर विश्वास करेगी या इस बार एक बार फिर से नया मौका दे सकती है? मैं चाहती हूं कि इस सब को लेकर आप अपने आसपास मौजूद लोगों की राय भी जानें। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि हमारे पास में ही पार्टी के पदाधिकारी खड़े हुए हैं। क्या नाम है? नेम सिंह यादव जी, समाजवादी राष्ट्रीय सचिव। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ अखिलेश जी का कैसा रहेगा, कैसे चुनाव जीता जाएगा? अखिलेश जी आज आ रहे हैं। सबसे पहले कार्यक्रम उनका लगा है तालिग्राम से फिर जाएंगे सिकंदरपुर से गुरसाईगंज जाएंगे। उसके बाद 4:30 बजे कन्नौज जाएंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का गढ़ क्षेत्र रहा है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे। आज हम सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और गुरुमंत्र देंगे कि नगर पालिका का चुनाव कैसे जीता जाए। और हम लोग चुनाव जीतेंगे, किस लिए जीतेंगे? समाजवादी पार्टी का वोट कन्नौज में बहुत वोट है और नगर पालिका हम विधानसभा में भी जीते थे, लोकसभा में भी कन्नौज सदर हम जीते हैं और हम नगर पालिका फिर भी जीतेंगे। हेलो जी, आपने सुना कि पार्टी के कार्यकर्ता कैसे अपनी बात को कह रहे हैं, कैसे जीत को सुनिश्चित कर रहे हैं। मगर आपको बता दें कि ये चुनाव कोई हल्का चुनाव नहीं है। इस चुनाव में बड़े से बड़े नेता अपना दांव लगा रहे हैं। बिल्कुल, यानी साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि पूरी तैयारियां भी हो चुकी हैं और जनता भी काफ़ी उत्साहित है। अखिलेश यादव का दौरा है, इनके इस दौरे का कितना अब अखिलेश यादव का आगमन कितना असर डालेगा? क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कन्नौज की जनता के मन में अखिलेश के लिए एक अलग प्यार है और समाजवादियों का गढ़ रहा है। और ऐसे मौके पर जब अखिलेश पहुँच रहे हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी बदल सकती हैं। जी बिल्कुल बदल सकती हैं। और आपको बता दें कि अखिलेश यादव ही नहीं, सुना जा रहा है कि 5 तारीख को संभावित कार्यक्रम शिवपाल सिंह यादव जी का भी है और हो सकता है कि जो दलित नेता हैं चंद्रशेखर आजाद वो भी कन्नौज आ सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया भाई आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो अहम खबर आपको बता दें, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कन्नौज दौरा, कन्नौज पहुंचेंगे अखिलेश यादव। आगमन को लेकर तैयारियां पूरी हैं। तालग्राम, सिकंदरपुर, गुरसाईगंज में जनसभा करेंगे और अपनी पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील भी करेंगे। कन्नौज पार्टी कार्यालय भी आएंगे अखिलेश यादव और बताया जा रहा है बड़ी बैठक भी होगी। पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कुछ नई रणनीतियां भी बनाएंगे अखिलेश यादव। ये अहम जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको हम मुंबई से बताते हैं। शरद पवार से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आम खबर आपको बता दें, मुंबई से शरद पवार से जुड़ी ये बड़ी जानकारी सामने आई है।
जहां पर धरने पर समर्थक और अजीत पवार के घर पर मीटिंग हो रही है, यानी अब मंथन का दौर चल रहा है। अहम खबर आपको बता रहे हैं, एनसीपी दफ्तर पहुंचे हैं शरद पवार। ये बड़ी जानकारी, एनसीपी के दफ्तर पहुंचे हैं। एक तरफ पवार अड़े हैं तो वहीं पावर पॉलिटिक्स का फॉर्मूला भी अब अपनाया जा रहा है। अहम खबर आपको बता रहे हैं, पिछले 24 साल से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पवार, लेकिन इस्तीफे के बाद से ही हलचल मची हुई है। ये बड़ी जानकारी, उन्होंने बीच में ही पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, मुंबई से शरद पवार से जुड़ी है बड़ी जानकारी। पवार के इस्तीफे पर सस्पेंस बरकरार, पार्टी में ही कुछ नेता बना रहे इस्तीफे का दबाव। और मुंबई से हमारे साथ चंद्रभान मौर्य जुड़ चुके हैं। चंद्रभान, फिलहाल कई बड़ी बातें सामने आ रही हैं। हालांकि पार्टी दफ्तर पहुंचे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि पार्टी के ही भीतर के कुछ लोग इस्तीफे का दबाव बना रहे हैं। हेलो जी, आपकी आवाज पहुंच रही है। जी, आज जो शरद पवार अजीत पवार के घर पे जो मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग में जो समिति के प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, जयंत पाटिल, ये सब आज जो मीटिंग चल रही है, सबसे बड़ी मीटिंग का एजेंडा है कि शरद पवार को अध्यक्ष ही रहने दिया जाए। कार्यकारी अध्यक्ष का चुनाव करके किसी को कार्यकारी अध्यक्ष करके बनाया जाए। लेकिन अजीत पवार के जितने समर्थक हैं, उन्होंने हर जगह भावी मुख्यमंत्री करके बैनर लगाना चालू कर दिया है। जी, लेकिन कहा यह भी जा रहा है चंद्रभान जी कि अजीत पवार के कहीं ना कहीं उनके समर्थकों ने, उनके चाहने वालों ने बरगलाया, इसी के बाद इस तरह की स्थितियां बन गई। जी, उनका समर्थकों का जोश देख के जिस तरह समर्थकों ने पहले भी लगाया था बैनर, तो अजीत पवार ने मना कर दिया था कि नहीं, बैनर ये हमारे कोई समर्थक नहीं लगाए। लेकिन अब खुल के उनके समर्थक आ रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं। कल के दिन जिस तरह अजीत दादा पवार जितने बड़े बड़े पदाधिकारी थे, सबको चुप करा रहे थे। ठीक तो है। तो देखिए, हम देख पा रहे हैं कि अब जो मीटिंग होने वाली है, इस मीटिंग में भी कहीं ना कहीं कुछ अहम चीजें निकलकर सामने आ सकती। क्या लगता है कि इस मीटिंग के बाद क्या कुछ होगा, कोई अपडेट मिल सकता है? आवाज आपका आ नहीं रहा है। हेलो जी, आपकी आवाज पहुंच रही है। जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है, फिर से पूछिए। जी, देखिए चंद्रभान जी, ये भी बातें सामने आ रही हैं कि बैठक में कुछ नए नामों पर भी बातचीत हो सकती है। क्या कुछ ऐसे नाम भी हैं जो खुद आगे बढ़ना चाहते हैं? जी, जैसे राष्ट्रवादी में शुरुआत से जयंत पाटिल का नाम चल रहा था, लेकिन अजीत पवार का नाम सबसे आगे चल रहा है। और जितने समर्थक शरद पवार से हैं, उतने ही समर्थक अजीत पवार को भी चाहने वाले हैं। अजीत पवार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो हिंदी में कम जवाब देते हैं। तो शरद पवार जिस तरह राष्ट्रीय नेता बने थे, उनकी हिंदी भाषियों में पकड़ अच्छी है। वो कभी भी डिबेट सब जगह हिंदी में मुक्तक से बोलते हैं। लेकिन अजीत पवार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि उनको हिंदी में थोड़ा कम सबको जवाब देते हैं। बिल्कुल, लेकिन चंद्रभान जी, जैसा कि छगन भुजबल को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर नहीं माने शरद पवार तो कहीं ना कहीं नए अध्यक्ष के नाम को लेकर बातचीत हो सकती है। तो कहीं उनके मन में भी तो चाह नजर नहीं आ रही है? नहीं, लोगों के दिल में पवार साहब का स्थान कोई नहीं ले सकता है, ये सबको पता है। तो कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे ही किसी की को रखा जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका चंद्रभान जी, अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो शरद पवार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं, लेकिन अब तक कोई भी बड़ी जानकारी सामने नहीं आई। फिलहाल पहुंच चुके हैं शरद पवार और कहा जा रहा है कि नहीं माने तो बैठक कर नए अध्यक्ष का फैसला भी होगा। हालांकि कई तरह की बातें कही जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पार्टी के भीतर के नेता ही इस्तीफे का दबाव बना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग मनाने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि समर्थक धरने पर है और अजीत पवार के घर पर मीटिंग भी होने की बात सामने आई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल
सवाल कि अब चाचा, भतीजा या बेटी किसकी होगी एनसीपी, क्योंकि अब अध्यक्ष के नाम को लेकर पूरी तरह से अब तक संशय बना हुआ है और एक तरफ इस्तीफे को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब मीटिंग के बाद कुछ रणनीति सामने आ सकती है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। जगदलपुर से खबर है, कांग्रेस नेता और ट्रेनी आईपीएस के बीच में हाथापाई हुई है। थाने में जमकर लात घूसे और थप्पड़ चल गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाने में जमकर हंगामा किया है। एसपी दफ्तर के बाहर पहुंचकर नारेबाजी की है। कांग्रेस नेता का प्रशिक्षु आईपीएस विकास कुमार से विवाद, दोनों ओर से धक्का मुक्की के साथ मारपीट। आरोप है कि अफसर ने कांग्रेस नेता को थप्पड़ मारे। बड़ी संख्या में कांग्रेसी कोतवाली के अंदर घुस गए, ये भी जानकारी सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कोतवाली के अंदर घुस गए और दोनों ओर से धक्का मुक्की के साथ मारपीट भी हुई है। आरोप है कि अफसर ने कांग्रेस नेता को थप्पड़ मारे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कोतवाली के भीतर घुस गए। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए दिलीप हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। दिलीप, कांग्रेस नेता और ट्रेनी आईपीएस के बीच बताया जा रहा है हाथापाई हो गई। जी हाँ, देखिए कल ये वाकया हुआ है लगभग 3 बजे के आसपास के। महेश द्विवेदी नाम के युवा कांग्रेस के सदस्य जब थाने किसी मामले के लिए गए हुए थे, उस वक्त ट्रेनी आईपीएस विकास कुमार और एक अधिकारी आपसी में बात कर रहे थे। इसी बीच महेश द्विवेदी उन बीच में पहुंच गए और ये उस वक्त गुटखा चबा रहे थे महेश। इसको लेकर के कुछ विवाद हो गया आईपीएस के बीच में और इसे लेकर के बताया जा रहा कथित तौर पे आईपीएस अधिकारी के द्वारा जो है महेश को लात मार दिया गया, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने युवा नेता को दी। अपने युवा नेता को देने के बाद जब मौके पर युवा नेता पहुंचे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आखिरकार आपने एक अधिकारी होने के बावजूद किस प्रकार से इन्हें किस नियम के तहत लात मारा है, जब इसका स्पष्टीकरण मांगा। इसी बीच को लेकर के जो है कहासुनी हुई और कथित तौर पे बताया जा रहा है, नेता के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि आईपीएस के द्वारा जो है उन्हें थप्पड़ मारा गया। मैं आपको बता दूं, ये जो आईपीएस है विकास कुमार, ये मौजूदा समय में जगदलपुर में सीएसपी के पद पर ट्रेनी हैं और इनके द्वारा जो है कल ऐसा घटना करना बताया जा रहा है। ऐसा आरोप युवा कांग्रेस के नेताओं के द्वारा लगाया जा रहा है। बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर विवाद हुआ है और विवाद को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि कांग्रेसियों की ओर से भी कुछ ऐसे कदम उठाए गए जिनको लेकर जो थाने के लोग हैं वो कई तरह की बातें कह रहे हैं। क्या इसको लेकर कोई और जानकारी? जी हाँ, बिल्कुल। पूरे घटनाक्रम के बाद जो है युवा कांग्रेस के भारी मात्रा में जो है युवा कांग्रेसी पहुंच गए और थाने में इन्होंने धरना प्रदर्शन किया। बिल्कुल मेन गेट के अंदर ये बैठ गए थे। इसके बाद जो पूरा मामला है कहना कि गर्माता नजर आया और आला इनके जो नेता है वो पहुंचने लग गए मौके पे। इनके प्रदेश कमेटी के कई बड़े नेताओं ने इन मुद्दे पे संज्ञान लिया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है और जांच के आदेश दिए गए हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी के लिए दिलीप। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें जगदलपुर से, जहां पर कांग्रेस नेता और ट्रेनी आईपीएस विकास कुमार से विवाद हो गया। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बताया जा रहा है कोतवाली के अंदर दोनों की ओर से धक्का मुक्की के साथ ही मारपीट भी हुई है। यह बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर आरोप है कि अफसर ने कांग्रेस नेता को थप्पड़ मारे हैं और बड़ी संख्या में कांग्रेसी कोतवाली के अंदर घुस गए। यह अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कोतवाली के अंदर घुस गए और ट्रेनी आईपीएस के बीच में हाथापाई हुई है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। थाने में जमकर थप्पड़ और लात घूसे तक चल गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाने में जमकर हंगामा भी किया है। एसपी दफ्तर के बाहर पहुंचकर नारेबाजी भी की है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।